सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 संघवाद। सो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि संघवाद आखिर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीज़ों को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है संघवाद। तो संघवाद का आखिर मतलब क्या होता है, तो संघवाद की पहली डेफिनेशन हम जान लेते हैं। तो संघवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक राज्यों व सरकारों का एक साथ संगठित रहकर संघवाद कहलाता है। यानी कि आप ये समझो कि दो या दो से अधिक राज्यों व सरकारों का एक साथ मिलकर शासन करना या कोई भी कार्य करना, वह संघवाद की प्रक्रिया कहलाती है। संघवाद का मतलब हम जानते हैं कि मिलजुल कर काम करना, समझ रहे हो। तो हमारे सरकार में, हमारे देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं या फिर एक हम संघीय शासन वाला देश हैं, तो हमारे पास जितने भी देश हैं हम सब मिलकर आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो वह हमारे संघवाद कहलाता है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकली कि एक संघवाद का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों व सरकारों का एक साथ मिलकर शासन करना ही संघवाद कहलाता है। फिर उसके बाद भारत में संघवाद का सूत्रपात जो आया वो 1861 के अंदर आया था। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो ख्याल था, जो सूत्रपात था वो 1861 के अंदर आया था। और संघीय शासन की जो व्यवस्था की स्थापना थी वो सबसे पहले किसने अपनाई थी? अमेरिका ने। संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका से हुई थी। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ सरकार नहीं, यह राज्यों का संघीय शासन के रूप में कार्य करने की शुरुआत जो थी वो अमेरिका से हुई थी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि संघीय शासन वाला देश है, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक स्पेसिफिक देश नहीं है, इसके अंदर कई सारे देश आते हैं। तो ये कई सारे देशों को मिलाकर, कई सारे राज्यों को मिलाकर एक संगठन है जो एक तरह से ग्रोथ के रूप में काम कर रहा है, एक शासन के रूप में कार्य करता हुआ आ रहा है। तो संघवाद की जो शुरुआत है पहले अमेरिका ने करी थी, अपने कई सारे राज्यों को मिलाकर एक साथ मिलकर कार्य करने की। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संघवाद क्या है। यानी कि तो हमने बात कर ली राज्यों की, भाई राज्यों को मिलाकर शासन किया जा रहा है, इसकी शुरुआत अमेरिका ने कर दी। बट भारत के अंदर भी तो 1861 के अंदर से सूत्रपात आ गया था। तो भारत में आखिर किस तरीके का संघवाद है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये जानते हैं। तो भारतीय संघवाद की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है, ये समझ लेते हैं। भारतीय संघवाद में राजनीतिक स्तर पर 3 सरकारें होती हैं। यानी कि भारतीय संघवाद ना राज्यों पे नहीं, सरकारों के ऊपर निर्भर है। यानी कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो राज्यों को मिलाकर, यानी और कई सारे देशों को मिलाकर नहीं बना। हमारे देश के अंदर जो राज्य बने हुए हैं वो एक ही देश के अंदर है, मतलब वो एक अलग देश नहीं है। वो राज्यों का उनका मामला दिया गया है, बट एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर देशों को राज्य कंसिडर किया जाता है। बट आप ये ध्यान रखो कि हमारे देश के अंदर जो बंटवारा है वो सरकारों का बंटवारा है, और सभी सरकारों का एक साथ मिलजुल कर काम करना और अपने देश को एक ग्रोथ के लेवल तक पहुंचाना, यही संघवाद हमारे देश की डेफिनेशन है। तो बेसिकली हमारे देश के अंदर 3 स्तर की मुख्य रूप से सरकार आती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार भी इसको कहा जाता है। तो 3 लेवल की हमारे पास ये सरकारें हो गई। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान होती है और इसके पास शासन करने का अधिकार भी होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सरकार जिस भी लेवल पर है उसके पास ये शक्ति है, उसके पास ये पावर है कि वो उस राज्य पे, उस स्पेसिफिक बॉर्डर के अंदर अपने शासन को लागू करे। इवन मतलब अपना तानाशाह तंत्र तो नहीं चला पाएगी, मतलब अपने शासन को लागू करने मतलब ये उन लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करना, टैक्स इनकर्ड करना या फंडामेंटल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना अपने एरिया के अंदर। तो ये 3 सरकारें मुख्य तौर पर काम करती हैं। ये हमारी सबसे अपर सरकार होती है, सबसे ऊंचे दर्जे की सरकार ये होती है, ये राज्यों को चलाने के लिए और छोटे छोटे क्षेत्रों को चलाने के लिए हमारे पास बनाई गई है स्थानीय सरकार। पहले शुरुआत के अंदर समय में 2 सरकारों का ही जन्म था, केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार। बट बाद में जाके जब हमने देखा कि लोगों की सेटिस्फेक्शन ड्राइव नहीं हो पा रही थी, उनकी नीड सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी और उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी नहीं हो पा रहे थे इतने छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर, तो स्थानीय सरकार का भी जन्म किया गया। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखो, कभी कभार ना इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हो जाती हैं। देखिए सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार व स्थानीय सरकार, तो इनके बीच में रिलेशन समझते हैं। सबसे पहली चीज, केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार होती है। केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार होती है जो ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी निकालती है, उसको पूरे देश को मानना पड़ता है।
राज्य सरकार का क्षेत्र सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित है, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून तो नहीं, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इस तरीके से वो राज्य हैं, तो उनके अंदर सरकार है, उनका क्षेत्रफल सिर्फ वहीं तक है। अब यहाँ से देखो कि राज्य की सरकार एक स्वतंत्र रूप से कार्य कब कर पाती है। राज्य की सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य जब कर पाती है जब उसी सरकार का प्रधानमंत्री शासन में बैठा हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बीजेपी है, इस समय पर यहाँ बीजेपी है, तो राज्य के अंदर भी अगर बीजेपी होगी तो इनके बीच में ना तो फंड्स की दिक्कत आएगी, ना रूल्स एंड रेगुलेशन की दिक्कत आएगी, ना कोई पॉलिसी की दिक्कत आएगी, और ना ही कोई अनदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो बीजेपी हैगी, यहाँ भी बीजेपी, दोनों बीजेपी पार्टीज हैं ना, तो यहाँ से फंडिंग भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है और इवन सारे काम बड़े इजीली होते रहते हैं। बट यहीं पर राज्य के अंदर मान लीजिए बीजेपी नहीं आई किसी राज्य में और यहाँ पर आ गई आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी जब पार्टी आ जाएगी तो यहाँ थोड़े प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं राज्य सरकार को, क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी अनदर पार्टी की है, तो वो फंडिंग वगैरह और ट्रांसफरेबिलिटी होती, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब फैसिलिटी वगैरह, उसमें थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि इस तरीके से इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इनके बीच में एक तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए, तो न्यायपालिका का जन्म किया है, जो हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़कर आए चैप्टर में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने जान लिया भाई क्या है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और वो उनके पास क्या क्या शक्ति है, ये भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया। अब देखो हम बात करते हैं कि भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक भारत में संघीय शासन की स्थापना हुई। ये तो बात रही सरकारों की, बट यहाँ से देखो भारत के अंदर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक संघीय शासन की स्थापना हुई। आप यहाँ से देख पाओ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के समय पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़मीनें वो भी भारत की ही थी, और इवन उससे पहले अफगानिस्तान भी हमारे अंदर ही था। धीरे धीरे करके सब अलग होते हुए चले गए। तो यहाँ तक कि जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद भारत के अंदर 1947 के अंदर बेटा 565 रियासतें थी, 565 राजाओं का राज था जब भारत आज़ाद हुआ था। और सबसे बुरी बात ये थी कि अंग्रेज़ों ने ये कह दिया था कि भाई भारत के 2 भाग होंगे, एक तो होगा पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान यानी कि इंडिया। तो यहाँ से उन्होंने ये तो बोल दिया। तीसरी बात उन्होंने ये कह दी कि जितने भी राजा हैं वह भी आज़ाद हैं कि वो या तो अपना देश बनाए या फिर किसी भी संगठन के अंदर जाएं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जाएं चाहे वो इंडिया के साथ जाएं। इन लोगों ने ये भी कह दिया था। तो यहाँ पर अगर हमारे नेताओं ने ये सोचा कि अगर हमारे देश के अंदर 565 के 565 राजाओं ने ये सोच लिया कि भारत के 565 राजाओं ने सोच लिया कि हम अपना अलग देश ही बनाएंगे, तो भारत के नक्शे पर 565 धब्बे हो जाते। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, जो उस समय पर गृह मंत्री थे। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े संवैधानिक स्तर पर निभाया। उन्होंने देखा कि हम अपने सभी राजाओं को समझा बुझाकर हर एक मानदंड को अपनाकर किसी न किसी तरीके से उनको अपने देश के अंदर लाएं। तो सबसे बड़ी भूमिका ना एक संगठन की, जो आज तुम ये कह पा रहे हो 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने बड़े संवैधानिक स्तर पर अपनी भूमिका निभाई और इन्हें सारे 565 के 565 राजाओं को भारत के अंदर मिलाया। समझ रहे हो? तो यहाँ से 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत के अंदर एक संघीय शासन स्थापित है। बट फिर भी भारत के अंदर एक हरी नागरिकता की जो है अवधारणा है, यह आप ध्यान रखिएगा। परंतु भारत में फिर भी एकहरी नागरिकता का मतलब क्या है? एकहरी नागरिकता का मतलब यह है कि आप रहते भारत के अंदर है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कहीं भी आप रहते हो, आपके पास जो नागरिकता है वो इंडियन है, यानी कि भारतीयों की नागरिकता है। अगर आप देश से बाहर कहीं जाओगे तो आपको किस नाम से पहचाना जाएगा कि इंडियंस हैं, है ना, भारतीय हैं, आपको इस नाम से पहचाना जाएगा। आपको इस नाम से नहीं पहचाना जाएगा कि आप दिल्ली के वासी हैं, आप मुंबई वासी हैं या आप तमिलनाडु के वासी हैं और आप इंडियन भी हैं, ऐसा नहीं। आपके पास एकहरी नागरिकता है, यानी कि हमारे पास 28 राज्य बेशक हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी बेशक है, 3-3 सरकारें भी हैं, मगर इन सभी संगठन की हमारे पास एक वैल्यू है, एक प्रेजेंटेशन का वे है, वो है भारत। तो हमारे पास एकहरी नागरिकता है, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, चाहे हम किसी भी राज्य में रहते हो।
बट यहीं पर कई सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर दोहरी नागरिकता का सिस्टम है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, परंतु कुछ देशों में दोहरी नागरिकता की अवधारणा है जो संघीय देशों में होती है। अब अमेरिका, मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कई सारे देशों को मिलाकर बना है, तो यहाँ पर ना दोहरी नागरिकता है, यानी कि अमेरिका का बंदा जब इंडिया में या कहीं और जाएगा तो उसके पास दो नागरिकता है। पहली नागरिकता क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, और दूसरी नागरिकता यह है कि वो जिस देश के अंदर रहता है, वो जिस देश के अंदर रहता है उस देश की भी नागरिकता उसके पास है, और जिस संगठन में वो देश है उसकी भी नागरिकता उसके पास है। उसके पास दो नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता का सिस्टम संघीय शासन में होता है, जिनके देश आजाद हैं कि वो जब मर्जी चाहे अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का अगर कोई देश ये चाहे कि मैं अलग हो जाऊंगा अमेरिका से, तो वो हो सकता है, वहां पर कोई बंदिश नहीं है। तो वहां का संविधान ये अलाउड करता है कि आप अपने देश को अलग कर सकते हैं हमारे यूनाइट से। तो यहां से क्या समझे आप? यहां से दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि एक संगठन की और एक पर्टिकुलर देश की, और ये सिस्टम वहां अप्लाई होता है जहां का संविधान ये अलाउ कर देता है कि आप अपने देश को कभी भी अलग कर सकते हो। और भारत के अंदर एकहरी नागरिकता इस वजह से है क्योंकि भारत के संविधान ये अलाउड नहीं करता कि आप अपने राज्यों को अलग देश बना सकते हो। आप दिल्ली को अलग बना सकते हो, तमिलनाडु को, मुंबई को एक अलग देश बना सकते हो, ऐसा कोई भी संविधान के अंदर अनुच्छेद नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से भारत सरकार को कई बार अलग अलग सब्सिडीज प्रोवाइड करके, सभ्यता देकर लोगों को समझाना बुझाना पड़ता है, ताकि वो अपने एक भाषा के आधार पर, संस्कृति या धर्म के आधार पर अलग देश की मांग ना करें। ऐसी चीजें कई हमें देखने को मिली है जो भी आगे हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल अभी आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी होपफुली। जितनी भी थ्योरी मैंने बताई है, रीजन, लॉजिक्स जिसने समझाए हैं मैंने आपको, एकहरी नागरिकता का, दोहरी नागरिकता का, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की शक्तियों का, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है और किस तरीके से वो भारत इतने बड़े लेवल पर कार्य कर पा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो भारतीय संघवाद की आखिर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, भारत में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। हम जानते हैं, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा क्षेत्रीय सरकार यानी कि स्थानीय सरकार। सरकारों के बीच विवादों का हल स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। तो सरकारों के बीच जो विवाद होते हैं उसका जो हल है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। और विवाद कब नहीं होते ये मैंने आपको बता दिया, जब केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में एक ही स्तर की सरकारें कार्य करती हैं तो तब उनके बीच विवाद नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर सशक्त केंद्र सरकार की अवधारणा है, यानी कि हमारे देश में केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्वता दी गई है, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, पूरे देश को लेकर उसके ऊपर ज़्यादा मान्यताएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ एंड पावर दी है। उसके बाद राज्य सरकार को, फिर स्थानीय सरकार को, और ये सभी इंटरलिंक हैं आपस में। अगर राज्य सरकार ये बोल दे कि भाई मैं अपनी जगह पर जहाँ मेरा सीमित राज्य का क्षेत्र है मैं वहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन में टैक्स ही नहीं लूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे निर्णय को एक राज्य सरकार अपने स्तर पर भी नहीं ले सकती। अगर उसको एक निर्णयों को पूरी तरीके से फुल फ्लेज वे में अप्लाई करना है तो उसे केंद्र सरकार से एक परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप क्या सोच रहे हो कि दिल्ली के अंदर जो ये बिजली फ्री थी, जो पानी के अंदर सब्सिडीज फ्री थी, बस में किराया फ्री था, ये सब राज्य सरकार ने कर दिया होगा? नहीं, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, कई सारी मीटिंग्स होती हैं, लॉ अलाउड होते हैं, संविधान देखा जाता है और संवैधानिक स्तर पर भूमिका होती है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से क्या चीज़ें हैं, टकराव जब होते हैं जब राज्य सरकार अलग होती है और केंद्र सरकार अलग होती है, और दोनों ही सेम थे में, तो दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो वो पार्टीज अपने आप ही सॉल्व कर लेती हैं। बट सरकारों के बीच में, दो अलग अलग सरकारों के बीच में टकराव होता है तो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। भारत में एक लिखित संविधान है, तो भारत में एक लिखित संविधान है, इसी वजह से भारत के अंदर संविधान का बहुत अच्छे से यूज करके संवैधानिक स्तर पर ही फैसला लिया जाता है। हालांकि हमारे देश के अंदर एक सशक्त केंद्र सरकार भले ही है, मगर अगर हमारे न्यायपालिका के अंदर फैसला राज्य सरकार के हित में जा रहा है तो राज्य सरकार के हित में ही जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है तो वो ही ठीक होगी, ऐसा नहीं है। यही तो न्यायपालिका है हमारे देश की। तो हमारी न्यायपालिका एक लिखित संविधान पर चलती है, जो कोई भी फॉर्मेलिटीज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसका सॉल्यूशन संवैधानिक स्तर पर ही देखा जाता है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फिर पॉइंट है हमारे पास, संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। संविधान को सर्वप्रथम माना गया है जिसके विरुद्ध सरकारें भी कार्य नहीं कर सकती।
देश में परिवर्तन के लिए सभी सरकारों की सहमति होना जरूरी है। अब यहाँ से देखो कि हम यहाँ देखते हैं ना कि भाई सशक्त केंद्र सरकार की अवधारणा हमारे देश के अंदर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू अदर गवर्नमेंट। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमें देश के अंदर कुछ परिवर्तन करना है या राज्यों के नाम बदलने हैं या कुछ और फॉर्मेलिटीज करनी है, मैनी मोर टाइप्स, तो उसके अंदर ना सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य नहीं कर सकती, उसके अंदर बहुत सारी सरकारें बैठती हैं, यानी कि उसके अंदर केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व तो होती है, राज्य सरकार भी होती है और स्थानीय सरकार भी होती है, और सभी की बातों को समझा जाता है और अपने जो डिबेट्स होती हैं उन पॉइंट्सों को रखा जाता है, और कोई भी लॉ या कोई भी चेंजेस आ रहे हैं देश के अंदर, वो सभी चीज़ें सबसे मिलकर ही करी जाती हैं। हालांकि अगर इस फैसले के अंदर भी किसी की लड़ाई हो गई, सपोज आप देश के अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे हो, केंद्र सरकार भी मीटिंग में आ गई, राज्य सरकार भी मीटिंग में आ गई और क्षेत्रीय सरकार भी आ गई, और आपके बीच में वही लड़ाई हो गई, भाई ये मेरी बात नहीं मानना, ये मेरी बात नहीं मानना, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ही सुनी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देश में परिवर्तन के लिए सभी सरकारों की सहमति का होना जरूरी है, बट अगर कोई फॉर्मेलिटीज या फैक्चुअलिटी आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो इसमें केंद्र सरकार का जो मत होगा वो भारी होगा। फिर वित्तीय सभ्यता होती है, भाई शक्तियों का विभाजन है। वित्तीय सभ्यता का मतलब ये हमारे संविधान में लिखित रूप से बताया गया है कि हमें वित्तीय सभ्यता कितनी किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, और अगर ये कम होती है तो सरकार जो है वो न्यायपालिका में जाके अपने मत को रखती है और न्यायपालिका उनको एक तरह से न्याय देती है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, अब भारत के अंदर सशक्त केंद्र सरकार भले ही है, मगर राज्य सरकार को भी शक्ति दी गई है और क्षेत्रीय सरकार को भी शक्तियां दी गई हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन हमारे भारत में 3 सूचियों पर किया, हमारे संविधान ने 3 सूचियों पर किया। पहला आती है हमारे पास संघ सूची। संघ सूची मतलब क्या होता है, इसके अंदर 100 विषय होते हैं। संघ सूची वह विषय है जिसके अंदर 100 विषय हैं, और दूसरा आती है राज्य सूची, तीसरा आता है समवर्ती सूची। देखो, संघ सूची का मतलब यह है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य करेगी, इसके अंदर कोई और सरकार इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इस विषयों पर सारे केंद्र सरकार काम करेगी। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे विषय आते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य करेगी, उन सारे विषयों को अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। फिर राज्य सूची आ जाती है। राज्य सूची का मतलब यह है कि सारे वह विषय जिनके ऊपर राज्य सरकार कार्य कर सकती है फुल फ्लेज तरीके से, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। और समवर्ती सूची का मतलब यह है कि वह सारे विषय जिसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगी, तो समवर्ती सूची के अंदर ये विषय भी आ जाते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया शक्तियों का विभाजन। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद को क्यों अपनाया, तो यहाँ से ये आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अंदर संघवाद को अपनाने की बहुत सारी वजह थी, और इतनी सारी वजहों को याद रखने के लिए आप ये 2 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। पहला आता है भारत संविधान पर चलेगा और सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। अब इनका मतलब मैं समझा देता हूँ। जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 के अंदर, तो हमारे पास कई सारी डिमांड्स आ रही थी कि भाई तो हम देश को कैसे चलाओगे, है ना, या फिर जो इतने सारे धर्म हैं, जातियाँ हैं, भाषा हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सबको कैसे इकट्ठा करेंगे हम, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि देश के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कह सकते हम। देश के लिए राजाओं के समय से ही काम होते हुए आ रहे थे, जैसे कि झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने भी अपना और अपने खानदान का खून बहाया है देश को आज़ाद करने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते किसी एक धर्म का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक जाति का या किसी एक भाषा या संस्कृति का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके अंदर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, देश जब आज़ाद हो रहा है तो आखिर में प्रेजेंट के नेता हम हैं, तो हम ये कह सकते हैं भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो हम ही अप्लाई करेंगे। बट फिर भी चाहे कोई किसी पार्टी का हो, जो आंदोलन कर रहा था उस समय पर, उन सब के अंदर 2 बातें सहमत थी। अब 2 बातें कैसी सहमत थी, देखिए, सबके अपने अलग अलग मत होते हैं, जैसे कि गांधी जी के विचार और सुभाष चंद्र बोस के विचार जो है आपस में मिलते नहीं थे, बट फिर भी सब एक ही रहते थे। तो विचारों का खेल होता है सारा, किसी के विचार कुछ हैं, किसी के कुछ हैं, इस तरीके से चीज़ें थी। बट ये 2 विचार ऐसे थे जिनके ऊपर सभी सहमत थे, चाहे वो किसी भी विचार से संबंध रखता हो। तो पहला आता है भारत संविधान पर चलेगा, यानी भारत के अंदर एक लिखित संविधान बनेगा और भारत उसी के ऊपर चलेगा। भारत के अंदर सारे निर्णयों को एक लिखित रूप से संविधान के अंदर जो दिए गए हैं उन्हीं अवधारणाओं से, उन्हीं अनुच्छेद से लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, यानी सरकार चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वो सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। क्योंकि भले ही हमारे देश का बंटवारा हो रहा है, मगर हमारे देश के बंटवारे के साथ एक लॉ ये भी आया है कि भारत के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम हैं, अगर वो नहीं चाहते पाकिस्तान जाना, तो वो फुल फ्लेज तरीके से हिंदुस्तान में रह सकते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी।
और यही फैसला पाकिस्तान में भी आया था कि पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले हिंदू हैं अगर वो ये चाहते हैं कि हम उसी जगह पर रहें तो वो भी वहाँ रह सकते हैं, उनको फुल फ्लेज तरीके से नागरिकता दी जाएगी। तो दोनों ही जगह पे ये चीज़ें हुई थी, मगर बाद में जाके बहुत चीज़ें गलत हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, झगड़े हो गए थे, वो खैर अलग टॉपिक है। बट हम ये जान लेते हैं कि भाई ये हमारी मेन पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के जरिए हमने समझा कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति है। तो अब केंद्र सरकार के ऊपर अगर सब चीज़ें छोड़ दी, केंद्र सरकार के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी, मान ली केंद्र सरकार में जो नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब हिंदी बोलते हैं, तो वो राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य कैसे करेंगे? उत्तराखंड में कुछ और लैंग्वेज बोली जा रही है, बिहार में कुछ, बंगाल में कुछ, तेलंगाना में, तमिलनाडु में अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो यहाँ से हम अपने देश को विकास की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें सभी की भाषा संस्कृति को समझना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे मौलिक अधिकार भी हमें समझाते हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा संबंधी अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फुल फ्लेज तरीके से स्वतंत्र बना रही हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई एक केंद्र सरकार के हद पे एक पूरी सरकार छोड़ दी तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा। तो राज्यों के स्तर पर सरकारें बनाई गई ताकि उस जगह के धर्म को आज़ाद रखा जाए, उस जगह की संस्कृति को समझा जाए, उनकी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए, जिससे देश का विकास हो। समझ गए ना आप बात सारी? तो भारतीय संविधान के अंदर संघवाद को अपनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, वो ये था। और इसके बाद अगर एमसीक्यू बेस पर आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि भारत के अंदर अलग अलग विविधताओं की वजह से, संगठन की वजह से, संस्कृति की वजह से संघीय व्यवस्था का अपनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका विकास किसी भी संस्कृति का वही कर सकता है जो उस संस्कृति का बंदा हो। मान लो पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाला जो नेता होगा वही तो उस किस चीज़ों को समझ पाएगा, वहाँ की प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएगा, और वो चीज़ राज्य को बताएगा, राज्य केंद्र को बताएगी, ऐसे ही विकास हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, मैं मानता हूँ। बट फिर भी किसी टॉपिक में, पॉइंट में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा आज के ही दिन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं वो हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र राज्य संबंध, सशक्त केंद्र सरकार और थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता चला जाता है। तो इसीलिए जितनी चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं उनको नोट डाउन आपने ज़रूर किया होगा। उनको नोट डाउन करने के बाद एक बार अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक बार उन नोट्स को रीड कीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि साथ के साथ जो पॉइंट्स थे उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई है, लॉजिक समझाए हैं, तो उन लॉजिक, उन एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ आप लिखते हुए चलिएगा। सो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, सारी चीज़ों को लिखते हुए समझते हुए चलिए। और इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने रिव्यू नहीं किए हैं तो वो एंड स्क्रीन में लगे हुए हैं, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और सभी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।